अगर किसी के बेबी नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपनी वाइफ का ही इलाज कराई जाओ, वो ही दवाई खाई जाए। जब कभी हमारे पास पेशेंट आता है या किसी भी आईवीएफ सेंटर में जाता है तो एक वाइफ और हस्बैंड दोनों की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब पूरी तरह से। अगर हम वाइफ को बिल्कुल ट्रीट कर दे, पेशेंट का हस्बैंड का अगर स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की क्वालिटी खराब है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन है, तो जितना मर्जी आप दवाई और इलाज कर लो, महिला पे बेबी नहीं होगा। ओके, सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। देखिए, आज एक बार फिर से मैं एक पॉडकास्ट लेकर आपके साथ आया हूं और ये पॉडकास्ट भी ना बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए। और खास करके मैं चाहूंगा कि गांव और दूर दराज के लोग, जैसे हमारे जम्मू के पुंछ, राजौरी, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, कश्मीर के लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं, वहां के लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई घरों में आज ऐसी समस्या है कि जहां पर उनके घरों में वो नन्हे बच्चों की किलकिलारी सुनने को नहीं मिलती, तो वो सोचते हैं कि पता नहीं उनकी बहू का कसूर है। तो बड़े सारे मिथ्स आते हैं। तो आज मेरे साथ हमारे बड़े यंग डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ जी, जिन्होंने अपनी एमबीबीएस लुधियाना डीएमसी से की है, एमएस उन्होंने जो है बेंगलोर से की है, और अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर सुमिता सोफित हॉस्पिटल में। और काफ़ी सारे केसेस इनके पास आते हैं आईवीएफ के, एडवांस्ड आईवीएफ करते हैं ये। और लोग जो हैं इनके हॉस्पिटल से नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर अपने घर जाते हैं और खुशी से जाते हैं। आज कुछ सवाल रहेंगे जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, और आप इस पॉडकास्ट के ऊपर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि हम उन सवालों को भी अगली बार जो है डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति आईवीएफ का सोचता है तो पहले वो मेंटली कैसे प्रिपेयर हो, मतलब कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? क्योंकि कई लोग ना डर जाते हैं कि मतलब कि पता नहीं उनको कहीं को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मतलब बीपी बढ़ जाता है, तो मतलब अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करके आईवीएफ के बारे में सोचें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आईवीएफ एक बहुत मतलब टफ मेंटल जर्नी होती है। जैसे जिनके बेबीज नहीं हो रहे होते काफ़ी सालों से, उनको पहले ही मेंटली इतना स्ट्रेस होता है, फिर आईवीएफ सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा इसका स्ट्रेस होता है। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो एक पेशेंट को, एक कपल को सबसे पहले उम्मीद नहीं हारनी चाहिए कि उनके बेबी नहीं हो सकता। आजकल साइंस में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ चुकी है, इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है कि वो लोग जिनका अपना मतलब स्पर्म काउंट भी नील है, वो भी अपना बच्चा अगर खुद ले सकते हैं। तो लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आईवीएफ भी एक मेंटली चैलेंजिंग प्रोसेस है, बट हाँ, अगर उम्मीद नहीं हारेंगे तो बच्चा लेना बिल्कुल पॉसिबल है। सिद्धार्थ सर, आप खुद एक मेल हैं, और मेल मेंबर्स में ना थोड़ा सा रहता है कि आजकल की सोसाइटी भी मेल डोमिनेटिंग रहती है कई बार, तो उनको लगता है कि जब कभी बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा तो उसमें महिला का ही कसूर है। थोड़ा सा आप इसको भी क्लियर करेंगे, क्या हर बारी महिला का ही कसूर होता है या मेल मेंबर का भी उतना ही जो होता है कसूर होता है बच्चा अगर ना हो पाए? हाँ जी सर, अब जो रीसेंट स्टडीज कहती हैं, जो इनफर्टिलिटी की बीमारी है, बच्चा ना होना, उसका 40% मेल फैक्टर है एंड 40% फीमेल एंड 20% दोनों हो सकता है। तो मेल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर किसी के बेबी नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपनी वाइफ का ही इलाज कराई जाओ, वो ही दवाई खाई जाए। जब कभी हमारे पास पेशेंट आता है या किसी भी आईवीएफ सेंटर में जाता है तो एक वाइफ और हस्बैंड दोनों की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब पूरी तरह से। अगर हम वाइफ को बिल्कुल ट्रीट कर दे, पेशेंट का हस्बैंड का अगर स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की क्वालिटी खराब है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन है, तो जितना मर्जी आप दवाई और इलाज कर लो, महिला पे बेबी नहीं होगा। ओके डॉक्टर साहब, आजकल ना मैक्सिमम हम देखते हैं कि हर घर में ना थायराइड की प्रॉब्लम होती है और मेडिसिन लोग खा रहे हैं थायराइड की। अगर किसी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम है और वो शायद 50 उसकी थायराइड की खा रही है या 100 डोसेज ले रही है, तो क्या उस कंडीशन में आईवीएफ करवा सकती है वो महिला? क्या उनको भी मतलब हम एडवांस्ड आईवीएफ से उनके घर पे भी बेबी प्रेगनेंसी हो सकती है? देखिए जी, पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, थायराइड दो टाइप का होता है, एक हाइपरथायराइड, एक हाइपोथायराइड। दोनों में क्या होता है, जो बेसिकली अंडा फूटने की जो मतलब होता है ओवुलेशन जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं होती। इसमें एनओवुलेशन होती है। पीरियड थोड़े कम आते हैं, लेट आते हैं, इरेगुलर होते हैं।
तो इसके कारण क्या होता है, ठीक टाइम पे अंडा नहीं फटता तो बेबी नहीं ठहरता। तो थायराइड के कारण इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। मान लो कईयों में बेबी हो भी गया और उनका थायराइड अनकंट्रोल्ड है, तो थायराइड ज़्यादा हो कम हो, इससे अबॉर्शन भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ करने से पहले सबसे पहले तो थायराइड कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, और अगर उन्हें इनफर्टिलिटी है किसी और कारण, तो इसमें हम IVF इक्सी के द्वारा हम बेबी कर सकते हैं, बट उनका थायराइड कंट्रोल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि थायराइड ज़्यादा है कम है तो इसके लिए IVF कराओ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। थायराइड कंट्रोल करो, और अगर कोई और प्रॉब्लम है तो हाँ IVF के ज़रूर हम बिल्कुल बेबी ले सकते हैं। ओके सर, PCOD इसके ऊपर ना बड़ी स्टडीज़ भी होती हैं, बड़ी जगह हम सोशल मीडिया पर सुनते भी रहते हैं। एक बार आप बता देंगे कि आखिरकार ये क्या है और इसका क्या लिंक रहता है प्रेगनेंसी के साथ, और अगर IVF करवाना हो और किसी को ये परेशानी हो तो उसके लिए क्या रहता है? हाँ जी सर, देखिए PCOD, अब जिसको PCOS बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो दोनों अंडेदानी होती हैं वो बड़ी हो जाती है, उसमें छोटे छोटे अंडे करके काफ़ी सारे बन जाते हैं, और जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन जिसको हम जाना जाता है, वो लेडीज़ में प्रोड्यूस होने लग जाता है। इसके कारण क्या होता है, एक लेडी में उनके पीरियड्स लेट आने लग जाते हैं, उनका वज़न ज़्यादा होने लग जाता है, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनमें मेल हार्मोन जैसा कि मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण ना उनके पीरियड्स ख़राब हो जाते हैं, अंडे नहीं फटते, ओवुलेशन नहीं होती। इन सब चीज़ों के कारण उनमें भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इनके लिए IVF में मतलब सक्सेस रेट है? बिल्कुल सर, IVF में इसके लिए सक्सेस रेट है। बेसिकली इंजेक्शन दे के अंडे बनाए जाते हैं, फिर हार्मोन सपोर्ट दिया जाता है ताकि प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दिया जाता है। बिल्कुल है सर, PCOD तो अब बहुत कॉमन बीमारी है एंड IVF से बिल्कुल बेबी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब मुद्दा है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि लोगों तक जानकारी होनी चाहिए। सर कई हम फीमेल्स में ये भी जानते हैं, मतलब पता चलता है हमें, जब कई सारी स्टडीज़ भी हैं और कई ऐसे केसेस भी आते हैं उनकी बच्चेदानी में रसोली हो जाती है या उनके अंडेदानी में रसोली हो जाती है। इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? क्या उनको पहले क्या रसोली का इलाज कराना पड़ता है या IVF करवा सकते हैं, या क्या रहता है इसमें? देखिए, जैसे कि आपने बात की यूट्रस में रसौली, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में फाइब्रॉइड बोलते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो एक अच्छे हॉस्पिटल जाना चाहिए, एक स्कैन होना चाहिए। स्कैन एक अगर इनफर्टिलिटी का डॉक्टर करेगा तो बेटर है, क्योंकि हर टाइप का रसौली का ऑपरेशन करना जरूरी नहीं होता। हमें सबसे पहले रसौली का साइज देखना है, उसकी लोकेशन देखनी है, फिर वो बच्चेदानी की लाइनिंग से कितनी दूर है। अगर तो बच्चेदानी की लाइनिंग बिल्कुल नॉर्मल है, फाइब्रॉइड दूर पड़ा हुआ है, उसके पास नहीं है, उसे नहीं दबा रहा, तो उसको ऑपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है, उसके कारण इनफर्टिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें केसेस में हम डायरेक्टली IVF कर सकते हैं। बट हाँ, अगर फाइब्रॉइड यूट्रस की लाइनिंग के अंदर है, लाइनिंग को दबा रहा है, बड़ा फाइब्रॉइड है, तो हाँ उन केसेस में ज़रूर उनकी सर्जरी होगी एंड फिर हम IVF के द्वारा बेबी ले सकते हैं। उसके बाद ही होगा? हाँ जी, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली फाइब्रॉइड कहाँ पर है और कितनी दूर है एंडोमेट्रियल लाइनिंग से। ओके, और इसके लिए डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना है जो पूरा चीज़ को स्कैन कर पाए, और उसके बाद आपको जो है फर्दर आगे कंसल्ट करना है। डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें तो चलो हम ये सारी बीमारियों की बात करें जो इंसान में अगर हों तो IVF के लिए, लेकिन एक अच्छी डाइट क्या रहती है मेल और फीमेल के लिए, ताकि वो उनको IVF की ज़रूरत ही ना पड़े, या किस डाइट को वो फॉलो करें जिसके बाद उनको जो है इस चीज़ में अगर वो IVF ना भी करवाएं तो उनको एक हेल्दी बेबी पैदा हो जाए? हाँ जी सर, देखिए मतलब अब मैं एक ऐसी बात बोलना चाहूँगा, आपने कहा कैसी डाइट हो जिससे IVF की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी कोई डाइट नहीं है सर। अगर हम IVF में अगर किसी की मान लो ट्यूब्स बंद है तो वो जो मर्जी खा ले, जितना मर्जी हेल्दी खा ले, ट्यूब्स नहीं खुलने वाली। इन केसेस में उनको सर्जरी या IVF की ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, एक डाइट की इंपॉर्टेंस इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है कि एक जो फैमिली है, मदर मतलब वाइफ हो गए, हस्बैंड हो गए, जब उनकी बॉडी नेचुरली हेल्दी रहेगी, उनका स्पर्म काउंट बेटर होगा, एग क्वालिटी बेटर होगी, कल को वो प्रेग्नेंट होंगे तो अच्छा खाना खाएंगे तो बेबी की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, और ये सब चीज़ों के लिए डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर हम अच्छी डाइट की बात करें, जिंक रिच फूड हो गया, पोटेशियम रिच फूड हो गए, विटामिन E वाले फूड हो गए, जैसे अगर हम
अच्छा एक सेकंड। बोलो बोलो। जैसे कि फ्लेक्स सीड्स हो, फिर से हाँ, जी। अगर हम अच्छी डाइट की बात करें तो जैसे फ्लेक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, देन फिश ऑयल कैप्सूल हो गए, जनरल मल्टीविटामिन टैबलेट्स हो गई। और अगर हम खाने में बात करें, अच्छी दाल, अच्छा प्रोटीन रिच फूड अगर हम खाएं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड हाँ, अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे एक्सरसाइज के जरिए ये सब करे तो दोनों के लिए नेचुरली बेनिफिशियल है। ओके डॉक्टर साहब, अब ना एक मेरा सवाल और रहेगा। जैसे ये तो एक तो हमने बात की थायराइड की, अगर किसी भी महिला को किसी तरह की भी परेशानी हो, मतलब डिजीज से, वो जो आजकल फैमिली हिस्ट्री में रहती हैं, किसी को बीपी है, किसी के घर पे हार्ट अटैक की एक हिस्ट्री चलती आ रही है, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या वो लोग आईवीएफ करवा सकते हैं? हाँ जी सर, आईवीएफ करवाने में अगर तो देखिए जी किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, बिल्कुल सर, हम जब भी कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक आता है हम उनका पूरा चेकअप करते हैं। ये नहीं कि पेशेंट हमारे पास आया, हमने सिर्फ स्कैन किया और आईवीएफ कर दिया। उनका फुल बॉडी चेकअप करते हैं कि पेशेंट को बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, बाकी हार्मोन्स नॉर्मल है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कल को वो आईवीएफ हो जाए बट एक पेशेंट को प्रेगनेंसी कैरी करनी है, बेबी कैरी करने के लिए जब तक मदर का बीपी नहीं ठीक, शुगर नहीं ठीक, तो इसमें अबॉर्शन के चांस रहते हैं, मदर को भी प्रॉब्लम आती है, बेबी को भी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले ये सब चीज़ों का हम नॉर्मल लेवल पे लेके आते हैं, उसके बाद हम आईवीएफ पे प्रोसीड करते हैं। बहुत अच्छा सर। सर एक बिल्कुल आखिर में आप अपनी तरफ से जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई अपनी तरफ से मैसेज जो डॉक्टर सुमिता सोफित हॉस्पिटल की तरफ से? सबसे पहले मेरा मैसेज ये रहेगा कि अगर जैसे किसी की भी बेबी नहीं हो रहा, आपको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। किसी भी अच्छे एक्सपर्ट आईवीएफ सेंटर में जाके एक बार अपने बेसिक टेस्ट करा लेने चाहिए एंड किसी अच्छे डॉक्टर की गाइडेंस में ज़रूर बेबी का ट्राई करना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। और हमारे यंग डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर सिद्धार्थ जी, और बड़ी अच्छी इन्होंने जानकारी दी, और मुझे लगता है कि हमारा जो यूथ है उनको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जैसे हमने पिछली बार डॉक्टर मैडम से बात की थी, सुमिता मैम से, तो उन्होंने जैसे कहा था कि अल्कोहल इनटेक या फिर स्मोकिंग या फिर आजकल जो वेप आ रहे हैं, वो केमिकल्स आते हैं, उनका आप बिल्कुल ये चीज़ें जो है बंद कीजिए या फिर एक्सेस में मत कीजिए, जिससे कि आपको बॉडी को जो है नुकसान हो सकता है और आपको ऐसी मुसीबत पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें। बाकी आप डॉक्टर सुमिता सोफित हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं। इनके पास पूरी डेडिकेटेड टीम्स रहती हैं जो आपको पूरा कंसल्टेशन देती हैं और उसके बाद आपको जो है आईवीएफ के लिए पूरा तैयार करती हैं। तो इसके लिए आपको आना है लुधियाना में, कॉलेज रोड नियर रोज गार्डन, यहाँ पर आप आइए। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आप आइए और यहाँ पर आकर कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद, राम राम।